में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं दोस्तों, है ना। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मैंने पूरे वहाँ पर डाल चुका हूँ और डिटेल और एक्सप्लेन करने के साथ एग्जाम ओरिएंटेड बताने की कोशिश की हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी पढ़ने में समझने में आसानी जा सके दोस्तों, ईजी वे में, है ना। तो आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये 1786 से लेके 1793 तक के भारत का गवर्नर यानी बंगाल का गवर्नर रहा दोस्तों, बंगाल का गवर्नर रहा दोस्तों। उसके बाद एक और बार बना था ये 1805 में, 1805 में एक और बार बना दोस्तों, है ना। तो उसके बारे में मैं सब आगे बताऊंगा। अभी देखो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों 1785 में वारेन हेस्टिंग के इंग्लैंड चले जाने के बाद, 1785 में देखो यहाँ लिखा हुआ है 1785 में वारेन हेस्टिंग के इंग्लैंड चले जाने के बाद ये देखो यहाँ पे मैक फारसन, है ना, मैक फारसन को अस्थाई गवर्नर जनरल बनाया गया था। मैक फारसन को अस्थाई गवर्नर जनरल यानी एक्टिंग गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों, एक्टिंग गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया दोस्तों। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया, है ना। कब? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया दोस्तों, है ना, नियुक्त किया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है दोस्तों इसको किस लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अक्सर याद किया जाता है इसको अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुआ था दोस्तों, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के लिए उनकी हार के लिए याद किया जाता है। तो जो अमेरिका में अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें इसकी हार हुई थी दोस्तों, इसकी हार हुई थी दोस्तों, है ना। तो अमेरिका रिवॉल्यूशन में उसकी हार के लिए जाना जाता है। 1781 में अमेरिका रिवॉल्यूशन ने उन्हें हरा दिया था। 1781 में जो अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने इसको हरा दिया था। अब हराने के बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने सोची कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए भारत में जो थोड़ा सा नियम कानून में बदलाव लाए और यहाँ पे संभाले करके, है ना, संभाले करके। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया, है ना। तो इसे गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के पद, देखो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पद को एक ही कर दिया था इस टाइम पे, है ना, एक ही कर दिया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के पद को एक कर दिया गया था। तो दोनों की पोस्ट मिलती है इसको, एक तो गवर्नर जनरल की पोस्ट मिलती है और दूसरा कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी इसी को मिलती है। तो है ना कि पोस्ट भी इसी को मिलती है दोस्तों, है ना, इसी को मिलती है। तो समझ में आ गया, इस दोनों की पोस्ट इसको मिली। तो हम बोल सकते हैं कॉर्नवालिस जो था पोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे हैं, ये गवर्नर जनरल रहे हैं या बंगाल का गवर्नर जनरल थे, बंगाल का गवर्नर जनरल थे हम बोल सकते हैं। इन्हें 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी दोस्तों। किस लिए जाना जाता है ये? तो देखो यहाँ पे ये इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। अस्थायी बंदोबस्त, है ना, नहीं यानी स्थायी बंदोबस्त, सॉरी स्थायी बंदोबस्त। तो इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी, इसलिए जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसी के समय जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए थे, कलेक्टर को दे दिए गए थे दोस्तों, है ना। और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इसे ही कहा जाता है। देखो ये जो काम की चीज पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। इसने कंपनियों के कर्मचारियों को व्यक्तिगत उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। इसने कर्मचारियों के उपहार को व्यक्तिगत प्रतिबंध लगा दिया था। देखो ये लिखा हुआ है, इसने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर या उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, ये भी पता होना अपने को, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर दिया था। इसने क्या किया? न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 4 भ्रमण करने वाले अदालतों, ये लिखा हुआ है, देखो ये 4 भ्रमण करने वाले, ये लिखा है 4 भ्रमण करने वाले अदालत,
चार भ्रमण करने वाले अदालत, चार भ्रमण करने वाले अदालत, जिसमें से 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया था दोस्तों। और इसने ही 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने ही प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। ये देखो इसने ही 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित था दोस्तों। शक्तियों को पृथक्करण कर दिया था इसने, शक्तियां बांट दी थी, इसको ये शक्ति रहेगी, इसको ये शक्ति रहेगी, इसको ये शक्ति रहेगी, है ना। तो क्वेश्चन आते रहता है। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था दोस्तों। और जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था दोस्तों इसने। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया था दोस्तों इसी ने ही। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, देखो एक बार ये रहा है ना, एक बार ये रहा है 1793 तक के, 1793 तक के, और 1793 से लेकर 98 तक के, है ना, सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बनता है, सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बनता है। और उसके बाद फिर से इसको नियुक्त करने की कोशिश की गई थी, फिर से इसको नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, 1798 में, 1798 में इसको नियुक्त किया गया था, है ना, फिर से। तो जब इसको नियुक्त किया गया दोस्तों, तो इसको बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने को क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर थे जिनकी समाधि या मकबरा बोल सकते हैं अपन गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है स्थित है। कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान का साथ दिया था, टीपू सुल्तान के साथ थे दोस्तों वो। उन्हीं के समय तृतीय अंगल मैसूर युद्ध भी हुआ था 1790 और से लेके 1792 तक के। तो अपन बोल सकते हैं ये भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल रहा है जिसकी समाधि यहीं पे है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। मैंने बता दिया ना, दोबारा इसको जब नियुक्त किए गए थे तो उस टाइम पे बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई और इसको यहीं दफना दिया गया था। तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन अपने को पता रहना चाहिए, ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि कहाँ पे, अपने भारत में, जिसको यहाँ दफनाया गया था भारत में। तो कहाँ पे है वो भी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि, ये पता होना। तो ये मैंने आपको इसके बारे में पहले काम की जानकारी बिल्कुल परीक्षा ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड बता दिया। अब ये बुक के हिसाब से पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। देखो दोस्तों, इसी के समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। किसके हाथों में, कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। ये फैक्ट एक याद रखना है। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर, है ना, जो न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत थी दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया इसने। समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया था दोस्तों। 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया था, ये पता होना। उसके बाद क्या होता है, कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित थी। शक्तियों को बांट दिया था दोस्तों इसने, शक्तियों को पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया था दोस्तों इसने, है ना। पहले कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया गया था। उसके बाद इसने 1973 में क्या किया, फिर से 1973 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया था दोस्तों। कलेक्टर को केवल एक संग्राहक अभिकर्ता बना दिया था, है ना, ये पता होना। उसके बाद क्या होता है, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। तो पहले जो जमींदार थे दोस्तों, जमींदार को क्या किया था इसने, पुलिस अधिकार प्राप्त दिए थे, है ना। तो जमींदार को पुलिस अधिकार प्राप्त दिए थे, तो पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया था, यह भी अपने को पता होना। कंपनियों के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। पुलिस यानी जिले में पुलिस थाना की व्यवस्था कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया था दोस्तों, है ना। तो जिले में एक पुलिस थाना बनाया,
जिले में एक पुलिस थाने बनाया और उसकी रेंज रखा था इसने कि इतनी क्षेत्र में इसकी रेंज रहेगी। तो जिले में एक पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया था दोस्तों इसने दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया था। उसके बाद क्या होता है देखो, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ और सदर और अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, है ना। तो डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, उससे ऊंचा पद इन लोगों को नहीं देता था वो। तो भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार का पद, जमादार, है ना, उसके अलावा प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ और सदर और आमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ये भी एक चीज पता होना। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करी दोस्तों। अस्थायी नहीं, स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जाना जाता है। और कब लागू की गई थी? 1793 में। तो क्या थी दोस्तों ये स्थायी बंदोबस्त पद्धति? तो इसके बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से जुड़ा एक समझौता था। कर वसूलने से जुड़ा एक समझौता था दोस्तों। इसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस समझौते की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब की थी? 22 मार्च 1793 को की थी। 22 मार्च 1793 को की थी। इस समझौते से रिलेटेड आपको कुछ काम की जानकारी मैं बताता हूं। इस समझौते के तहत जमींदारों को वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। वे अपनी जमीन के स्थायी मालिक बन गए थे दोस्तों। जो जमींदार थे वे अपने जमीन के स्थायी मालिक बन गए थे। उसके अलावा दूसरा याद रखें, जमींदारों को जमीन से भू राजस्व वसूलने किसको? जमींदारों को जमीन से भू राजस्व वसूलने और उसे सरकारी खजाने में जमा करने का अधिकार दिया गया था। इस समझौते के तहत सरकार को दी जाने वाली राजस्व राशि तय हो गई थी और भविष्य में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी दोस्तों। इस समझौते के मुताबिक वसूल किए गए भू राजस्व का 90%, यानी कि 10/11 भाग कंपनी को, 10/11 भाग का हिस्सा अंग्रेजों को यानी कंपनियों को, और 1/11 यानी 10% हिस्सा जमींदारों को दिया जाना था। यानी अपने पास रखना था, जमींदारों को दिया जाना था। ये याद रखना है। अगर कोई जमींदार तय की गई राशि का भुगतान नहीं करता, तो उसके लिए सूर्य अस्त नियम लाया था दोस्तों। इसने कौन सा नियम लाया था? सूर्य अस्त का नियम लाया था दोस्तों। सूर्य अस्त का नियम, उसका मतलब यह था कि एक तारीख फिक्स की गई थी जिस तिथि को सरकारी राजकोष में लगान जमा करना होता था। उस दिन सूर्य अस्त से पहले जमा करना होता था, करना पड़ता था। अगर नहीं कर पाए तो जमींदारों की जमीन जब्त कर ली जाती थी। जमींदारों की जमीन या उनसे भी कर लिया जाता था। ये जमींदारों की जमीन जब्त की जाती थी। उसे ही सूर्य अस्त का नियम कहा दोस्तों। तो समझ में आया कि आपको मैंने क्या बताया? अगर कोई जमींदार तय की गई राशि का भुगतान नहीं करता तो अंग्रेज उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती थी और नीलाम भी कर देती थी। तो उसके लिए एक नियम बनाया था उसने, सूर्य अस्त का सिद्धांत। तो सूर्य अस्त के सिद्धांत में जैसे कोई तारीख तय होती थी कि जैसे मान लो 30 तारीख को आपको लगान जमा करना है करके, है ना। तो जिस तिथि को सरकारी राजकोष में लगान जमा करना होता था उस दिन सूर्य अस्त के पहले जमा करना होता था। अगर नहीं कर पाए तो संपत्ति को जब्त कर ली जाती, जमींदार की संपत्ति को जब्त कर लेते थे या नीलाम करी जा सकती थी। इसलिए उन लोग जो तारीख तय होती थी उसी तारीख को सूर्य अस्त के पहले जमा करते थे पूरा लगान, है ना। उसके बाद देखिए इस समझौते का मकसद, जो स्थायी बंदोबस्त था, इस समझौते का मकसद ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करना था। जमींदारों को सुनिश्चित सुधार से प्रोत्साहित करना था। जमींदारों को जमीन सुधार के लिए प्रोत्साहित करना था। ये बनाया था इसने स्थायी बंदोबस्त। तो मैंने बता दिया जो मेरे को पता था, जो भी चीज। तो देखो अब यहाँ से बता रहा हूँ मैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुई, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को देना था और लगभग 10% भाग 1/11 भाग खुद के पास रखना था जमींदारों को। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सूरे ने बनाई थी
दोस्तों। तो जॉन सोरे उस टाइम पे इसका वो रहा होगा और रहा था सलाहकार। जैसे सलाहकार होते हैं ना दोस्तों, जैसे वर्तमान में आज भी प्रधानमंत्री के सलाहकार है ना, प्रधानमंत्री को कई चीज की सलाह देते हैं, कुछ देते हैं। तो उस टाइम पे जॉन सोर ने शुरू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी, याद रखना है, जॉन सोर ने बनाई थी। और यही जॉन सोर को आगे जाके गवर्नर जनरल बनाया गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जॉन सोर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी, है ना। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास में उत्तरी जिलों में लागू की थी। कहां कहां लागू की थी ये पता होना। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, ये याद रखना है। उसके बाद भू राजस्व वसूलने के दो व्यवस्था थी दोस्तों, दो व्यवस्था बनाई थी। एक का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, रैयत नहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और एक था महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूं दोस्तों। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आसान भाषा में दोस्तों। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था? रैयत का अर्थ होता है दोस्तों किसान, रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान, है ना। रैयत का अर्थ होता है किसान, मतलब यह समझौता जमींदारों से ना करके किसानों से किया गया था। यह समझौता जमींदारों से ना करके किसानों से किया गया था, इसलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहें। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की थी। यह लगान वसूलने की दूसरी व्यवस्था थी। यह लगान वसूलने, टैक्स वसूलने, लगान वसूलने की दूसरी व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त जहां उत्तर भारत में लागू थी, वहीं दक्षिण भारत में भी लागू थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में लागू कर दिया था दोस्तों। इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था, उसका नाम आता है पेपर में। इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो यह व्यवस्था 1795 में, यह व्यवस्था 1795 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में शुरू की गई थी। बारामहल जिले से पहली बार शुरू की गई थी, है ना। ये देखो, ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये 1795 है, 1795, है ना। 1795 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले से, तमिलनाडु के बारामहल जिले से लागू की गई थी दोस्तों, है ना, लागू की गई थी। और जिसे पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, इसलिए इसका नाम आता है, जिसे पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। यह ब्रिटिश भारत में 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। यह ब्रिटिश भारत में 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। जो ब्रिटिश भारत था उसके 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी, ये होना पता अपने को। इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बताया। तो अब यहाँ से पढ़ लेता हूँ थोड़ी सी जो काम की चीजें थी, है ना। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवाड़ी कहा जाता है दोस्तों। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी, है ना, आई थी। और 1795 में रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास को गवर्नर जनरल बनाया गया था। मुनरो को मद्रास को गवर्नर जनरल बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। 1825 में व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन एवं अन्य क्षेत्र पर लागू कर दी गई। संपूर्ण दक्कन एवं अन्य क्षेत्र पर लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था निम्नलिखित यहाँ लिखी हुई है, तो बताता हूं आपको। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। इसमें सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट, है ना। रैयतवाड़ी का अर्थ मैंने बताया किसान, मतलब समझौता जमींदारों से ना होकर किसानों से किया जाता था। तो सरकार और किसानों से बीच में कोई नहीं होता था, कोई जमींदार नहीं, तो बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसान को दिया गया था। भूमि का स्वामित्व जो है वो किसान को दिया गया था, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे या गिरवी रख सकते थे। किसान भूमि का विक्रय कर सकते थे या गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान की अदायगी ना होने पर, लगान ना पटाने पर भूमि जब्त की जा सकती थी दोस्तों। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष, यानी लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था नहीं थी। तो हम बोल सकते हैं लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी कि 30 वर्ष के बाद फिर से इसको
संशोधन किया जा सकता है इस व्यवस्था में। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग यानी देना था, जो धन के रूप में देना होता था, तो राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना होता था, जो धन के रूप में देना होता था। तो इसको आप याद रख सकते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो मैंने बताया समझ में आ गई होगी। तो एक और व्यवस्था थी दोस्तों जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो महाल का अर्थ होता है गांव या समुदाय। महाल का अर्थ होता है गांव या समुदाय। महाल का अर्थ क्या होता है? गांव होता है या समुदाय, है ना, या समुदाय। तो महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को भूमि का स्वामी माना गया था। पूरे गांव को भूमि का स्वामी माना गया था। पूरे गांव को सामूहिक रूप से कंपनी को लगान देना पड़ता था। पूरे गांव को सामूहिक रूप से कंपनी को लगान देना पड़ता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में 30% भाग पर लागू थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी दोस्तों, 30% भाग पर लागू थी, ये पता होना। सर्वप्रथम ये किसने शुरू किया था? तो देखो इसका जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी, है ना। सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी ने 1822 में, है ना, 1822 में यह व्यवस्था लागू की थी। सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी ने 1822 में इस व्यवस्था को लागू किया था दोस्तों। महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को भूमि का स्वामी माना गया था। पूरे गांव को सामूहिक रूप से कंपनी को लगान देना पड़ता था। यह व्यवस्था 30% भाग पर लागू थी। यह व्यवस्था 30% भाग पर लागू थी, है ना। महालवाड़ी व्यवस्था 3 क्षेत्रों में लागू की गई थी। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश और आगरा और अवध, पंजाब, मध्य प्रांत में भी लागू थी। अवध, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू थी। अवध में, पंजाब में, मध्य प्रांत में लागू थी। तो यहां से पढ़ के मैं बता देता हूं थोड़ी सी बात। महल शब्द का तात्पर्य जागीर अथवा गांव से है दोस्तों। जागीर अथवा गांव से है, तो मैंने बताया था अभी, गांव या समुदाय से है, यानी जागीर अथवा गांव से है, जागीर एवं गांव से। इस पद्धति ने सरकार के राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था दोस्तों, है ना। तो क्या बोला है इसमें? इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों, जो गांव में जागीरों होते थे, गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार इंपॉर्टेंट नाम है, लंबरदार को राजस्व वसूलने का अधिकार बनाया गया। 1922 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्से भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी दोस्तों, है ना। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र और पंजियों का प्रयोग किया गया था। इस व्यवस्था का जन्मदाता किसको माना जाता है? हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई थी दोस्तों। तो 1833 में क्या होता है? जब मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन, है ना, टॉमसन को बोला गया, तो मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई दोस्तों। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग प्रारंभ में जब शुरू की गई थी, तो लगान उत्पादन का 2/3 भाग, और बाद में इसको घटाकर 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया था। 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया था। तो वही थी दोस्तों, उसी को मैंने बता दिया आपको, समझा के महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे एक परीक्षा के हिसाब से फैक्ट लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां कैसी थी, तो उधर जो अपन ने पढ़े उसी को यहाँ पे चार्ट बना के दिया हुआ, डब्बा बना के, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जमींदार को कितना % देना होता था? तो स्थाई बंदोबस्त देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जमींदार वाली यानी स्थाई बंदोबस्त। तो स्थाई बंदोबस्त में 90%। क्षेत्रफल कितने % में थी? ब्रिटिश भारत के 90 नहीं है, 19%। ब्रिटिश भारत के 19% में थी, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल में थी? तो 51% क्षेत्रफल में थी, ये याद रखना है। आ जाता है कई बार। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने % में थी? 30% में थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्षेत्रफल पूछा जा सकता है ना। सबसे पहले स्थाई बंदोबस्त कितने % थी, यानी स्थाई बंदोबस्त कितने % भाग में था? ब्रिटिश भारत के 19%। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%। महलवाड़ी व्यवस्था 30%। ये पता होना अपने को, % पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है
तो कौन पक्ष को रखा गया था? तो जो जमींदार थे, जमींदार को रखा गया था किसके में? स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को रखा गया था, मैंने बताया ना, जमींदार से सीधा संपर्क, जमींदार को रखा गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान से सीधा संपर्क, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान से सीधा संपर्क। और महलवाड़ी व्यवस्था में गांव से या मुखिया से या लंबरदार, लंबरदार से, गांव से या मुखिया से या लंबरदार से सीधा संपर्क था, है ना। पक्ष कौन रखता था? तो ये रखते थे। योजनाकार कौन थे? तो जमींदार यानी स्थायी बंदोबस्त का योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और योजना तैयार किसने की थी? जॉन सोर ने, जॉन सोर ने, है ना, जॉन सोर ने। तो दो नाम आएगा, जमींदारी व्यवस्था या उसी को बोलेंगे अपन स्थायी बंदोबस्त, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो ये नाम था टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। अभी पढ़े थे अपन ने टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो का नाम आएगा यहाँ पे, टॉमस मुनरो, है ना, टॉमस मुनरो। अभी पढ़े थे ना अपन ने, टॉमस मुनरो का भी नाम आता है दोस्तों, और रीड का नाम आता है, रीड, है ना, कर्नल रीड, कर्नल रीड। तो दो लोग का नाम आएगा, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो दो नाम। और महलवाड़ी व्यवस्था में नाम आएगा ये इसका होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, है ना। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट या होल्ट मैकेंजी को माना जाता है ना। तो ये इसको याद रखना है, ये चीज़ पूछी जा सकती है, डायरेक्ट उधर की चीज़ें यहीं लिखी हुई है। इसके अलावा आखिरी फैक्ट, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है ना। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, यानी सिविल सेवा का जनक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद कौन बनता है? जॉन सोर, फिर से वो बना देते हैं इसको गवर्नर जनरल, है ना। तो इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी, इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो उसके बाद ही फिर 98 के बाद फिर से इसको बनाते हैं दोस्तों, किसको? फिर से इसको बनाते हैं किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही। देखो यहाँ पे 1805 में, तो 1805 में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर था जिसकी समाधि भारत के कहाँ पे? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। इसका मकबरा समाधि बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो कॉर्नवालिस, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट था, एक चीज़ ये बताया। और उसके बाद ये भी याद रखना है कि इसी के टाइम पे श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। और इसी के समय तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी के समय तृतीय हुआ था दोस्तों, याद रखना है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय वाला हुआ था, चौथा वाला तो यहाँ हुआ था, देखो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, चौथा वाला यहाँ हुआ था। तो इसी के समय तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तो इसी के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस से जो भी चीज़ परीक्षा के हिसाब से थी वो मैं बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते